नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफी चैलेंजिंग टॉपिक लगता है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसके प्रिंसिपल्स, इसके जो भी टूल्स हैं, अगर आपने अपने करियर में यूज किया तो काफी मदद मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? एक पहलू है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पहलू है जो रिस्पॉन्सिबल है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। ये होता है ऑपरेशन। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पहलू जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती हैं वो क्या होती है? रॉ मटेरियल होता है। फिर हम बहुत सारे लेबर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे मशीन्स का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कुछ हम प्रोसेसिंग करते हैं जिसके जरिए हम सर्विस दे सकें लोगों को। जैसे कि मैं एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ आप सबको, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक इनपुट इनपुट क्या है? मेरे पास बुक का जो नॉलेज है, मैंने वो इनपुट लिया, फिर मैंने कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ एंड फिर आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये होता है ऑपरेशन, और इसी को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं। अगर आपने पिज्जा बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, जिसकी मदद से आप पिज्जा को बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि पिज्जा के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे आपने सब रख लिया, और फिर उसके बाद आप किचन में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका, यानी कि उसको प्रोड्यूस करेंगे। और फिर प्रोड्यूस करने के बाद जो आउटपुट निकलेगा, पिज्जा, काफी टेस्टी पिज्जा है। पसंद है मुझे भी, आप सबको भी पसंद है उम्मीद है। तो वही है यहाँ पर जो आउटपुट होता है, वो हमें जो भी आउटपुट मिलता है इनपुट के बाद, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, ये पूरा सिस्टम हम इसको बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यानी कि हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट इनटू एन आउटपुट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरर है वो किस फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा है? थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा है। कुछ कंपनीज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगी। तो कुछ कंपनीज मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। मशीन्स, आपको ऑटोमोबाइल्स बनाना है तो मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनपुट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उस, और एक आउटपुट बनाएंगे जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो एक वैल्यू क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू एन आउटपुट्स। अगर आउटपुट्स में आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट बनाए। अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया जो कस्टमर को जरूरी ही नहीं है तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। तो आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर को जरूरी है, जिससे कस्टमर को कोई वैल्यू मिल सके, कुछ कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो आप जो वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास स्टील है, और स्टील को आपने कन्वर्ट कर दिया किसी एक वेसल में, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना दिया आपने, तो आपने कुछ वैल्यू क्रिएट किया उस पर। ठीक है। अब आते हैं सेवन क्यूसी टूल्स को समझने पे हैं कि सेवन क्यूसी टूल्स होता क्या है। इसके पहले क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सी क्वालिटी, अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर पिज्जा दिया गया है और पिज्जा आपको बहुत पसंद है, तो आप कैसे बोलेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है? तो आप बोलेंगे कि टेस्ट में काफी अच्छा है, और आपको, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको पिज्जा मिला। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हर एक का नजरिया अलग हो सकता है। ये यूजर बेस्ड हो सकता है, मतलब कस्टमर को जैसा पिज्जा पसंद है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उनको अच्छा लगा तो आपका पिज्जा ऑफकोर्स क्वालिटी में अच्छा है। या फिर मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने पिज्जा बनाया उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, तो उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर पिज्जा नहीं बना तो वो क्वालिटी के दायरे में नहीं आता, और फिर उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। और तीसरा हो सकता है कि प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में कितना नमक होना चाहिए, और उसमें ऑफ कोर्स कोई भी बैक्टीरियाज और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जिसके किसी को हार्म हो।
तो प्रोडक्ट के लिहाज से भी वो क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। तो तीन पहलू होते हैं इसके। एक होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आई और उसकी वजह से क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो एक चीज है। और तीसरा जो है वो है आपका ये प्रोडक्ट में अगर कोई गड़बड़ है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्वालिटी के लिए। अब क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, पर क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाए। मान लीजिए कि आपने सेट कर दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वालिटी मेंटेन करना है पिज्जा का, तो कैसे करेंगे? कोई आप टूल्स यूज करेंगे, कोई हथियार यूज करेंगे जिसकी मदद से आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो क्वालिटी है वो वही रहे। जैसे कि आईफोन आईफोन की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, और आप आईफोन, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको पता है कि आईफोन एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। और आप आईफोन पुराना लें या फिर अभी का लें, तो उसमें क्वालिटी मेंटेन ऑफकोर्स रहती है। तो उसी तरह से 7QC टूल एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक मदद मिलता है ताकि वो अपने क्वालिटी को चेक कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 95% ऑफ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं 7QC टूल की मदद से। क्या आपको पता था ये? जी हाँ, इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में 95% ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वालिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब समझते हैं कि ये है क्या। तो हम करते हैं क्या है 7QC में? हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर मेजर करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमें करनी है। अब 7QC टूल में जो 7QC टूल्स टूल्स हैं, वो क्या है? पहला है, फर्स्ट इज कंट्रोल चार्ट, सेकंड इज चेकलिस्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम, पैरेटो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। क्योंकि इशिकावा ने इसे इंट्रोड्यूस किया तो इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है, रूट कॉज एनालिसिस डायग्राम भी कहा जाता है। और ये किसी भी ओपिनियन के दायरे में नहीं आता। आप इसे फैक्ट और डेटा से ही डील कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। हमने जब बोला कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डेटा फैक्ट्स के आधार पर होगा, ओपिनियन के आधार पर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, 7QC टूल में ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 7QC टूल में और भी कुछ एड ऑन हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट बेसिकली ये 7 टूल्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है ताकि उसकी क्वालिटी को वो मेंटेन करे। पहला है कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे कि लाइन ग्राफ होता है, तो लाइन ग्राफ क्या बताता है? एक डेटा बताता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डेटा कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, और ये ट्रेंड को स्टडी करते हैं यहाँ पर। हम हमारा ट्रेंड कैसा रहा, हमारा ट्रेंड स्ट्रेट रहा, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा, या फिर ट्रेंड डिक्रीजिंग रहा, ये हमें बताता है लाइन ग्राफ की मदद से। लाइन ग्राफ हमें गोल अचीव करने में मदद करता है कि हमारा, मान लीजिए कि हमने एक सेट गोल किया है किसी भी, मान लीजिए कि हमने एक गोल सेट कर दिया कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। तो मुझे उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा। पहले यहाँ पर टाइम स्केल, एक्स एक्सिस पे टाइम स्केल होता है, वाई एक्सिस में कोई भी पैरामीटर जिसको आपको चेक करना हो। तो टाइम स्केल विद टाइम मुझे चेक करना है कि मेरा जो गोल है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर जैसे ही आप पैरामीटर्स को यहाँ पे फिल इन करेंगे, सब आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो गोल को टच किया, यानी कि आपका गोल अचीव हो चुका है। तो इस ये भी, इसका भी इस्तेमाल लाइन ग्राफ का गोल सेटिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर आप जैसे पिज्जा को देख सकते हैं, तो पिज्जा का एक साइज है, पर्टिकुलर साइज है, राइट? तो मान लीजिए कि पिज्जा मुझे मैन्युफैक्चर करना है, मुझे बनाना है अपने किचन में 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैंने एक टॉलरेंस लिमिट दे दिया, क्योंकि एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 12 ही सेंटीमीटर हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पॉसिबल है, राइट? तो 12 सेंटीमीटर का 12.05 हुआ तो एक्सेप्ट कर लूंगा, 11.95 हुआ तो एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बियॉन्ड, यानी कि ये जो मेरा 11.95 है, ये मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट है।
12.05 ये अपर कंट्रोल लिमिट है। इसके बियॉन्ड या इसके नीचे अगर मेरा पिज्जा का साइज गया तो मैं उस पिज्जा को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा सेट पैरामीटर है यहाँ पे। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में पैरामीटर सेट होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसका एक पैरामीटर सेट होता है, और ये चेक किया जाता है विद टाइम कि मेरे जितने भी यूनिट्स हैं वो इस लाइन को क्रॉस ना करें, उसके लिमिट के अंदर में रहें। क्रॉस कर रहे हैं मतलब फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत है। अगर लाइन क्रॉस हुआ तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। तो फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, और फिर फाइंड आउट करते हैं उसके सॉल्यूशंस को। तो कंट्रोल चार्ट की मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट जैसे कि आपने कभी कभी आपने वॉशरूम में अगर देखा हो तो कुछ चेकलिस्ट लोग मेंटेन करके रखते हैं, या फिर आपने अपने कैबिन में देखा होगा ऑफिस में कि कोई हाउसकीपिंग वाला आता है और वो चेकलिस्ट को मेंटेन करता है। तो चेकलिस्ट वही है बेसिकली। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म में रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये टैली की तरह होता है या चेक की तरह होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। यहाँ पे डेट्स हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, और यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए कि एमएस का आपने प्रोडक्ट लिया है, राइट, माइल्ड स्टील लिया है, और उसमें एक वेसल बना रहे हैं, कोई एक वेसल बना रहे हैं, तो वहां पे एक रस्ट फॉर्म हुआ। तो रस्ट फॉर्मेशन की आपने देखा कि कितनी बार हुआ है, मंडे को इतनी बार रस्ट फॉर्म हुआ है, जितनी बार आपने लाइन ड्रॉ किया उतनी बार रस्ट फॉर्म हुआ, उतने यूनिट्स में रस्ट फॉर्म हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो आपका 20 यूनिट्स में रस्ट फॉर्म हुआ। फिर ये बाकी सब पैरामीटर्स को आप चेक करेंगे कि बाकी क्या कोई रॉन्ग पार्ट इशू हुआ है क्या। हाँ, तो जहाँ पे जीरो है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इम्प्रॉपर टेस्ट प्रोसीजर, यानी कि वो परफेक्ट है वो प्रोसीजर। बट जहाँ पे आपका नंबर ज्यादा है तो वो कंसर्न एरिया है, और वहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम हम जो भी डिफेक्ट्स है उसको कम कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट की मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं हिस्टोग्राम को समझने में। हिस्टोग्राम यानी कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा इसको, ये विजुअलाइज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा। कोई भी एक डेटा ले ले, और जैसे कि आपको डेटा लेना है आपके मान लीजिए कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, और फिर आपने सभी स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया, स्टूडेंट्स का हाइट ले लिया, राइट, हाइट। तो हाइट एक कंटिन्यूस फॉर्म में आपने सबका ले लिया, तो आपका एक एवरेज हाइट आएगा, लेट्स से 5 फीट। सबका 5 फीट एवरेज हाइट है, और लगभग उसी के आसपास है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों का 4 फीट होगा, कुछ लोगों का 6 फीट होगा, पर मोस्टली लोग 5 फीट के अंदर में है। तो हिस्टोग्राम मुझे ये बता रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम डेटा को पता लगा सकते हैं कि मीन से कितना दूर है वो। मीन से ज्यादा दूर है मतलब डेटा मेरा स्कैटर्ड है, मीन के क्लोज है यानी कि मेरे डेटा सब मीन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मेरा एवरेज की तरफ सभी डेटा हैं। तो ये एनालाइज करने में मदद करेगा आपको। फिर स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जैसे कोई भी डेटा है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, जैसे आइसक्रीम का सेल्स टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है। क्या टेम्परेचर बढ़ने से मेरा आइसक्रीम का सेल्स बढ़ रहा है, या टेम्परेचर घटने से आइसक्रीम का सेल्स घट रहा है। उसको मैं डेटा की मदद से चेक कर लूंगा। मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स एक्सिस मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डेटा इस तरह से है, स्ट्रेट है, यानी कि मेरा कोरिलेशन पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, यहाँ पे है पॉजिटिव है बट स्कैटर्ड है, तो थोड़ा कम इनके इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कम रिलेशन है। कोई भी वेरिएबल्स मान लीजिए कि आइसक्रीम का सेल्स हो गया, यहाँ पे सेल्स हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, राइट, सेल्स एंड टेम्परेचर। यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो हम ये सब चीजें पता लगा सकते हैं इस स्कैटर डायग्राम की मदद से। नेक्स्ट है पैरेटो डायग्राम। 80-20 रूल्स आपने सुना होगा। 80-20 रूल्स यानी कि 80% ऑफ जितने भी प्रॉब्लम्स है वो 20 80% ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वर्ल्ड में,
वो सिर्फ 20% इश्यूज की वजह से ही हो रहा है, राइट। ऐसा कुछ रूल्स है कि 80-20, यानी कि 80% ऑफ, अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 80% जो भी आपको डिफेक्ट पाया जा रहा है वो बिकॉज ऑफ 20% इश्यूज की वजह से है। तो उस 20% पे आप काम करेंगे, बिकॉज इफ यू फोकस ऑन 20% देन आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, राइट, 80% ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है ये तीन चीजों में। तो BAI, ये जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे प्रोडक्ट में, मेरा प्रोडक्ट आयरन है और फिर उसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, माइल्ड स्टील है, रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां पे क्यों हो रहा है, कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पे हमने रीजन स्पेसिफाई किए होंगे, और ये डिफेक्ट, इतने डिफेक्ट्स हमें मिले, राइट, ये रीजंस हैं और ये डिफेक्ट्स हैं। तो इससे 80-20 रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है, कितना, मतलब 80% ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम ये लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, पीपल, टास्क, मटेरियल और डिसीजंस इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर में। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि लैम्प मान लीजिए वर्क नहीं कर रहा है, तो लैम्प के अंदर में बल्ब होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने स्विच ऑन करना भूल गए, तो आप चेक कर लीजिए पहले स्विच ऑन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप स्विच ऑन कर लीजिए। अगर किया है स्विच ऑन तो भी आपका बल्ब नहीं चल रहा है, तो दो रीजन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि बल्ब बर्न आउट हुआ है, तो अगर हाँ तो आप रिप्लेस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप, आपके लैंप में कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रोसेस फ्लो से हम डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर इशू कहाँ पर है, ठीक है। और लास्ट, सेवेंथ जो QC टूल है वो है कॉज एंड इफेक्ट, और इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने 6M को इंक्लूड किया है। 6M में क्या होता है, मदर नेचर यानी कि इन्वायरमेंट, मटेरियल यानी मटेरियल कोई धातु पदार्थ जो जो यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए प्रोडक्ट को, मेथड्स, क्या मेथड्स यूज किए गए हैं रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल्स को हम जो कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, क्या मेथड्स यूज किए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। फिर मैन पावर, जो लोग इसके अंदर में हैं जो काम करते हैं कोई किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या मशीन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या कोई मेजरमेंट में प्रॉब्लम हुआ है। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम को इन 6M से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें रूट कॉज पता चल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि किसी कॉज की वजह से, कॉज इज लीडिंग टू एन इफेक्ट। 7 QC टूल को हमने पढ़ लिया है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपको जल्द ही मिलेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलिए आपसे वापस से मुलाकात करूंगा। शुक्रिया।